Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 9th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 9 अक्टूबर 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कॉमनवेल्थ बे को एग्जैक्टली कहाँ पर है ये लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2003 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। देखो यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन था सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, यानी सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ए ऑप्शन डिफेंस, बी ऑप्शन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सी ऑप्शन होम अफेयर या फिर डी ऑप्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छे से इसका आंसर आप लोग सर्च कर सकते हो, बहुत सारे लोग को डायरेक्टली इसका आंसर मालूम होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। अदरवाइज इसका आंसर मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा रखा है, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हो। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि हाँ वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है, मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया था। देखो आप लोगों को मालूम होगा अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं मेरे साथ, इस वजह से मैं वीडियो सही से कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ पिछले कुछ 2-3 दिनों से। हमारे कुछ आर्टिकल्स भी रह गए हैं, तो आर्टिकल्स तो जो रह गए हैं उनकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कल संडे है, कल एडिटोरियल नहीं आएंगे, कल मैं उन सारे आर्टिकल्स का कवरेज करने वाला हूं, जो भी आपका पेंडिंग है वो सब कल कवर हो जाएगा। कल का वीडियो इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आज वीडियो इसलिए भी लेट हो गया क्योंकि अभी मेरे को मना किया गया है, मैं अभी स्क्रीन पर फोकस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जैसे तैसे मैं नहीं चाहता था कि वीडियो ना आए, ठीक है। तो एक छोटी सी कोशिश करी है, मतलब जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहे हैं, जो थोड़े बहुत आर्टिकल्स हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप लोगों का बैकलॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो जो भी आर्टिकल होंगे वो लोग हम उन आर्टिकल को हम लोग डिस्कस डेफिनेटली करने वाले हैं। तो अभी आइज़ के इशू काफ़ी हद तक चल रहा है, मतलब आइज़ में स्वेलिंग है, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा हूँ मैं, कुछ दिन और लगेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मंडे से खासकर हम लोग अपना जैसा कंडक्ट करते थे एनालिसिस वैसा करने वाले हैं, ठीक है। तो मंडे तक थोड़ा सा वेट करना, अभी लगभग ट्रीटमेंट जारी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और मतलब कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ बदला है, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि हाँ कितना बड़ा हम लोगों का ये चैनल क्रिएट हो चुका है। मैंने खुद यहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया है, इतने सारे मैसेजेस आए हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब के कमेंट्स हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, उसके लिए दिल से सभी को थैंक यू। ओके, तो फिर यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है ये बात करता है एयर इंडिया के बारे में। देखो आप लोगों को मालूम होगा कल ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। यहाँ पर हमें इस पूरी डील को समझना होगा। जो ये एयर इंडिया कंपनी है बेसिकली ये सरकार के अंडर में आ रही थी, सरकार ने क्या करा, इसको बेच दिया। अब इसको बेच दिया तो खरीदा किसने है, तो एक प्राइवेट सेक्टर ने खरीदा है जिसका नाम है टाटा कंपनी। आपको मालूम होगा टाटा एंड सन्स ने इसको परचेस कर लिया है। कितने अमाउंट में, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई और 18,000 करोड़ में टाटा ने इसको बैक कर लिया है। और आप कहोगे यहाँ पर 68 ईयर्स के बाद, मतलब 68 साल के बाद टाटा ने वापस से इसको बैक किया है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लगभग 68 से 69 साल पहले यहाँ पर टाटा इसको बैक करता था, टाटा के अंडर में ही यहाँ पर ये एयर इंडिया कंपनी आती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको एक तरीके से गवर्नमेंट ने इसके स्टेक परचेज करे और उसके बाद गवर्नमेंट के अंडर में आ चुकी थी। नाउ अब यहाँ पर वापस से टाटा के हाथ में आ चुकी है। तो ये डील क्या है, मैं आपको पूरी हिस्ट्री कवर करवाता हूँ इसकी, अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। इस पिक्चर में आप लोग सारी चीज़ें क्लियर कर पाओगे। 1932 की बात है, जो JRD टाटा थे, ठीक है, इन्होंने टाटा एयरलाइन का उद्घाटन किया। 1946 में टाटा एयरलाइन एक पब्लिक कंपनी बन चुका था और टाटा एयरलाइन का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। और उसके बाद 1948 में सरकार ने लगभग 49% स्टेक अपने रख लिए थे इस कंपनी के अंदर, मतलब सरकार के अंडर में कंपनी काफ़ी हद तक आ चुकी थी। 1953 में गवर्नमेंट ने क्या करा, इस एयर इंडिया को पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया।
2007 में एयर इंडिया को मर्ज किया गया इंडियन एयरलाइंस के साथ, इसको और ज़्यादा ब्रॉडर बनाया गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में ये एयर इंडिया आया ना, उसके बाद ये एक लॉस मेकिंग कंपनी बनती हुई चली गई। मतलब लगातार लॉस हो रहा था, हर साल हज़ारों करोड़ रुपए का लॉस हो रहा था। अगर आज के टाइम पर बात करें, जब इस कंपनी को बेचा गया है, तब भी इस कंपनी के ऊपर जो लॉस है लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लॉस आपको ये देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लॉस है, तब भी यहाँ पर किसी एक प्राइवेट कंपनी ने इसको कैसे खरीद लिया, तो ये इसको भी हम समझेंगे। यहाँ पर ये लॉस कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चुकाएगी, यहाँ पर ये जो लॉस है इसको प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा सन्स ने इसको खरीदा है, तो टाटा सन्स थोड़ा सा यहाँ पर इसको पे करेंगे इसके लॉस को। साथ ही साथ सरकार के ऊपर अभी भी यहाँ पर इस लॉस का बर्डन बना रहेगा, ये हम लोगों ने देखना है। देन उसके बाद आप देख पाओगे, जब ये सरकार के अंडर में आई, लॉस मेकिंग कंपनी बन रही थी, तो सरकार यहाँ पर ये सोच रही है हमारा तो काफ़ी हद तक घाटा हो रहा है हर साल। 2018 में सरकार ने बोला कि हम लोग इस एयर इंडिया कंपनी के 76% स्टेक सेल कर रहे हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी आए और यहाँ पर 76% तक स्टेक एयर इंडिया का ले सकता है। कोई कंपनी सामने नहीं आई, किसी ने भी एयर इंडिया को नहीं खरीदा, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा लॉस क्रिएट कर रही थी। फिर आप कह सकते हो 2018, 2019, फिर 2020 आया। 2020 में जनवरी में फिर से सरकार ने 100% स्टेक लॉन्च कर दिया। उन्होंने बोला 100% स्टेक कोई भी खरीद सकता है, 100% इंडिया एयर इंडिया को ले जाओ कोई भी। अब यहाँ पर फिर भी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, उन्हें पता था कि काफ़ी हद तक डेट में ये कंपनी चल रही है। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर ये डील फाइनल हुई और यहाँ पर टाटा कंपनी ने इसको एक तरीके से 18,000 करोड़ में खरीद लिया है। ये आप लोग को ध्यान देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो, जब ये बोली लगाई गई 18,000 करोड़ रुपए की, तो वहाँ पर क्या सिर्फ टाटा ही था? देखो, टाटा के साथ साथ जो स्पाइस जेट के चेयरमैन थे वो भी थे, उन्होंने लगभग 15,100 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई थी। लेकिन उसके बाद आप कह सकते हो टाटा ने ज़्यादा बोली लगाई, तो ऑब्वियस सी बात है टाटा एयर इंडिया को ले गया। अब दूसरी बात यहाँ पर देख पाओगे, जब 15,000 करोड़ रुपए की 18,000 करोड़ रुपए की बोली क्यों लगाई गई यहाँ पर टाटा के थ्रू? क्योंकि यहाँ पर सरकार ने क्या करा था, एक रिजर्व अमाउंट रख रखा था। सरकार ने बोला था जब भी हम इस एयर इंडिया को सेल करेंगे तो मिनिमम अमाउंट हम लोगों को 12,906 मतलब 12,906 करोड़ रुपए तो चाहिए ही चाहिए। सरकार ने ये डील रखी थी। ऑब्वियस ही बात है, इससे ऊपर ही अमाउंट पे करेगा कोई, तभी यहाँ पर गवर्नमेंट इस एयर इंडिया को बेचेगी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर फाइनली इस ये अमाउंट पे हो चुका है और टाटा ने सन्स ने यहाँ पर इसको पे कर दिया है। ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि इस कंपनी के ऊपर लगभग 60,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का डेट है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है। अब यहाँ पर इसको कौन भुगतान करेगा, इसको कौन पे करेगा? तो यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन रहने वाला है, प्लस टाटा कंपनी के ऊपर भी आएगा। देखो ये डील किस प्रकार से हुई है आपको समझना होगा। टाटा कंपनी ने क्या करा है, यहाँ पर देख पाओगे सरकार ने बोला कि हमें कुछ अमाउंट तो कैश में चाहिए। डील कितने की थी? 18,000 करोड़ रुपए की। कितने की? 18,000 करोड़ रुपए की डील थी और इसमें से लगभग 2,700 करोड़ रुपए क्या करे गए, कैश में पे किया गया है। ठीक है, 2,700 करोड़ रुपए कैश पे करे जाएंगे गवर्नमेंट को, और बाकी आप कह सकते हो 18,000 करोड़ रुपए की डील थी। लेकिन यहाँ पर 18,000 करोड़ रुपए की डील तो अलग हो गई, इसके साथ साथ टाटा सन्स यहाँ पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक का जो डेट है इसके ऊपर उधारी है वो चुकाने वाले हैं। इतना लॉस यहाँ पर टाटा झेलेगा और बाकी जो बचा कुचा 46,000+ का जो लॉस है वो यहाँ पर सरकार झेलने वाली है। मतलब सरकार के ऊपर अभी भी इसका लॉस है, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ आर्टिकल। आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है इस एयर इंडिया को लेकर, क्या इशू चल रहे हैं इस एयर इंडिया को लेकर। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है, क्योंकि कल से काफ़ी हद तक ये इशू में पिछले एक हफ्ते से लगातार चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये वाला आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये पिक्चर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? कल 8 अक्टूबर था और हर साल 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे। अब यहाँ पर 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया, या आप एयर शो कंडक्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। अब आर्टिकल हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे होगा आपको मैं बताता हूँ। अब यह आर्टिकल प्रीलिम्स के साथ साथ जीएस पेपर 3 के अंदर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी करके एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस का टॉपिक देखने को मिलेगा। अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर हमारी इंडियन एयरफोर्स भी आती है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने 89th एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स का अगर हम इतिहास देखें तो 1933 के अंदर पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन आया था, इसका एक तरीके से पहली यूनिट बनाई गई थी, कुछ एयरक्राफ्ट थे उसके अंदर। फिर 1940s के बाद आप कह सकते हो यहाँ पर जैसे जैसे पार्टिसिपेशन हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? 1939 से लेकर 45 के आसपास। अब यहाँ पर जो ये एयरफोर्स है इंडिया के अंदर, इसको यहाँ पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोला जाता था। मतलब उस टाइम पर जो भी हमारे आज के टाइम पर एयरफोर्स है उसको रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोला जाता था। 1950 में अगर हम बात करें तो ये इंडियन एयरफोर्स एक तरीके से बन चुका था, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या आपको मालूम होगा, 1950 में देश आज़ाद हो चुका था। देश आज़ाद हो गया तो हम लोगों ने अब इसका नाम क्या कर दिया? इंडियन एयरफोर्स कर दिया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
उसके बाद यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं इसके रिगार्डिंग, आप लोग ध्यान रख सकते हो। जो इंडिया की एयरफोर्स है वो अपने आप में चौथी एक सबसे बड़ी एयरफोर्स देखने को मिलेगी दुनिया में। यूएसए, चाइना, रशिया के बाद यहाँ पर इंडिया भी एक सबसे बड़ा एयरफोर्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, ये टच द स्काई विद ग्लोरी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है भगवत गीता के 11वें चैप्टर से। ये लोग आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कहीं ना कहीं एक रैंक होल्ड करते हैं इस एयरफोर्स के अंदर। जो सुप्रीम कमांडर की रैंक होती है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और बाकी जो ऑपरेशनल कमांड वगैरह के लिए जो भी ऑर्डर वगैरह दिया जाता है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ मार्शल यहाँ पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, वो उसने बहुत सारे ऑपरेशंस कंडक्ट करे हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए वो जानी जाती है। एक पॉपुलर ऑपरेशन मेघदूत है, आप लोगों को मालूम होगा। उसके बाद बहुत सारे और भी एक डिजास्टर्स आए हैं, जैसे कि गुजरात के अंदर साइक्लोन और सुनामी देखने को मिला था, उसमें भी इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं एक अगले आर्टिकल की तरफ। ठीक है, इस आर्टिकल पे हम लोग थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले हम लोग इस वाले आर्टिकल को देखते हैं। ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करी गई है इंडिया और चाइना के बारे में। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इंडिया और चाइना के बीच में एक फेस ऑफ देखने को मिला, कहाँ पर? तवांग वाले रीजन में। तवांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के पास। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में ही तवांग आपको देखने को मिलेगा, भूटान के पास में है ज़रा सा। तो उसी एरिया में इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ देखने को मिला। आपको मालूम है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो आपको बहुत सारे रीजन्स देखने को मिलेंगे, लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है, उत्तराखंड वाले रीजन में, और इधर अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो बहुत सारे सोल्जर्स थे, चाइनीज सोल्जर्स, वो एक तरीके से दस्तक मार रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, और यहाँ पर हमारे अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के अंदर में आ रहे थे। लेकिन हमारी आर्मी ने, आप कह सकते हो, यहाँ पर जो भी हमारी फोर्सेस थी वो भी वहाँ पर पहुंची और उनको एक तरीके से वहाँ से भगाया। देखो, बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमने चाइनीज सोल्जर्स को डिटेन करा था, मतलब कुछ सोल्जर्स हैं जिनको हमने कुछ घंटे के लिए पकड़ के रख रखा था, डिटेन कर रखा था। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स इसको नकारती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो द हिंदू बोल रहे हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। कुछ चाइनीज सोल्जर्स थे, एक तरीके से वो पेट्रोल कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया कुछ घंटों के लिए, हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा उनको डिटेन किया गया था। आप लोग ध्यान रख सकते हो, ये सब कुछ लास्ट वीक हम लोग को देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में ये सारी घटना हुई है। कुछ चाइनीज सोल्जर्स थे जिनको डिटेन किया गया था कुछ घंटों के लिए, ऐसा आप लोग एक ऑफिशियल सोर्स भी कह सकते हो, ये बोलता है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये फेस ऑफ है, ये फेस ऑफ कोई एक नया नहीं देखने को मिलेगा। फेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाले अंदर एरिया के अंदर देखने को मिलता ही है। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ और भी बहुत सारे डिस्प्यूटेड रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको मैकमोहन लाइन देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अभी देख पाओगे अभी क्या बोला गया इस आर्टिकल के अंदर। अभी ये बोला गया है हम लोगों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में 13वीं कमांडर लेवल की मीटिंग होगी। कमांडर लेवल की मीटिंग होने से पहले ही आज के टाइम पर भी डिस्प्यूट्स ये क्रिएट होते हुए नजर आते हैं, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अभी देख पाओगे हमारे डिस्प्यूट काफ़ी चल रहे हैं, जो पेंगोंग सो वाला रीजन है या गोगरा वाला रीजन है, वहाँ पर अभी हमारा स्टैंड ऑफ जारी है। अभी एक स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हो रहा, दूसरी तरफ से डिस्प्यूट्स क्रिएट होने की पूरी तरह से कोशिश देखने को मिल रही है चाइना के द्वारा। ये आप लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रख सकते हो, इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि जो चाइनीज सोल्जर्स को डिटेन किया गया था, उनको छोड़ दिया गया था कुछ टाइम बाद। ये आप लोगों को मैंने भी बताया कि कुछ घंटे के लिए इनको डिटेन करा गया था। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, मतलब कुछ एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। अब डायरेक्टली यहाँ पर रिलेट तो करा जा सकता है बिल्कुल, लेकिन इसको अपने स्टैटिक पार्ट से रिलेट किया जा सकता है। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। इंडिया और चाइना का जो तवांग इशू है, अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के बीच में जो तवांग को लेकर एक इशू है, ये बहुत लंबा इशू है। ठीक है, आप कह सकते हो इसका इतिहास ही बहुत लंबा है। आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तवांग अपने आप में एक कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया हमेशा से ही रहा है। अगर हम तवांग के हिस्ट्री देखें तो तवांग बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है, हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, ऐतिहासिक तौर पर देखें तो तिब्बत का पार्ट हुआ करता था तवांग। 1914 में, लगभग 1914 में एक सिमला अकॉर्ड हुआ था। ध्यान रखना, ये सिमला एग्रीमेंट 1914 वाला है। ठीक है, तो 1914 में एक सिमला एग्रीमेंट हुआ था, वहां पर मैकमोहन लाइन को बनाया गया। मैकमोहन लाइन एक नई बाउंड्री बना दी गई थी ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और इसी ट्रीटी के बाद यहाँ पर जो तिब्बत है उसने अपनी जो कुछ टेरिटरी है वो त्याग दी, उसके अंदर तवांग भी था। तवांग को भी त्यागा और तवांग जो है इंडिया के पास आ गया था, आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को जो चाइना है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। यहाँ पर चाइना
चाइना बोलता है नहीं, यहाँ पर तवांग का एरिया इंडिया का नहीं है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद 1950 में क्या होता है, तिब्बत अपना खुद का इंडिपेंडेंस खो देता है, क्योंकि 1950 में होता क्या है, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, मतलब चाइना है एक तरीके से, वो कंट्रोल करता है तिब्बत के ऊपर। आप लोग को मालूम होगा आज के टाइम पर तिब्बत चाइना के कंट्रोल में ही है। फिर उसके बाद 1959 में कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो आज के टाइम पर करंट में दलाई लामा है वो तिब्बत से निकलते हैं और तिब्बत से निकलकर एक तरीके से तवांग पहुंचते हैं, ये आप लोग को ध्यान देना है। फिर उसके बाद 1962 के अंदर एक वॉर होती है, साइनो इंडियन वॉर देखने को मिलती है, और उस वॉर में चाइना तवांग वाले रीजन के ऊपर कंट्रोल पा लेता है, चाइना इस रीजन को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे वॉर एंड होती है उसके बाद वहाँ से जो जवान है वो निकल जाते हैं, चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, वापस से इंडिया के पास ही टेरिटरी आ जाती है। तो आप कह सकते हो तवांग वाला रीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरीके से कंट्रोवर्शियल एरिया है बहुत लंबे समय से। मैं आप लोगों को तवांग वाले रीजन को मैप में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे एरियाज डिस्प्यूटेड हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश वाला ये वाला एरिया डिस्प्यूटेड रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना, ये तिब्बत वाला रीजन हो गया जिसकी मैंने अभी आपको हिस्ट्री बताई है। तिब्बत आज के टाइम पर चाइना के कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तवांग वाला रीजन यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर डॉट में लगा रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैप में अच्छे से। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इधर डिस्प्यूट रहता है, उसके बाद यहाँ पर डिस्प्यूट रहता है, और इधर भी डिस्प्यूट रहता है। ये कुछ एरियाज है जहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट रहता है। यहाँ पर तवांग वाला रीजन आपको ये देखने को मिलेगा, इधर ये छोटा सा एरिया है, ठीक है। इधर आपको भूटान देखने को मिलेगा, इधर अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला रीजन है जहाँ पर तवांग एक तरीके से चाइना कहता है कि हाँ ये वाला मेरा रीजन है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ले लो, आपको मालूम होगा लगातार जो चाइना है यहाँ पर अपनी ट्रेन्स वगैरह सेटअप कर रहा है। आज के टाइम पर रेलवे लाइन यहाँ पर शुरू कर दी है चाइना ने, तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में लगातार डिस्प्यूट बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं हम लोग को आने वाले टाइम पर, ये इस चीज़ को दर्शाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है ये इशू, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो हम लोग आर्टिकल पढ़ लेते हैं, अगर इसका बैकग्राउंड नहीं पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर हमें बैकग्राउंड पढ़ के पता चल गया कि हाँ तवांग कोई नया इशू नहीं है, बहुत पहले से यहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में एक कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एक आर्टिकल ये है, आपको मालूम होगा लगातार कश्मीर के अंदर जो भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा गया है ऐसा यहाँ पर बताया गया। आपको मालूम होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई हैं इसके लेकर, बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। लगभग पिछले सप्ताह के अंदर बहुत सारे लोग की जान गई है, लगभग 7 सिविलियंस की जान गई है, 2 कम्युनिटी मेंबर्स की जान गई है, ऐसा हम लोगों ने देखा था। आपको मालूम होगा अभी हमने लगभग 2 दिन पहले एक आर्टिकल भी कवर किया था। वो आर्टिकल क्या था कि यहाँ पर एक रिपोर्ट ये बताती है, आर्टिकल में हमने क्या कवर किया था कि रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले कुछ सालों में, साल 2016, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स हैं उनकी जान कम गई है, जो सिविलियंस हैं उनकी जान कम गई है। होता क्या है, बहुत सारे यहाँ पर मिलिटेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर ये एक तरीके से वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं, और उन लोगों की वजह से यहाँ पर लोगों की जान जा रही है, वो लोगों को मार देते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी क्या है, यहाँ पर 2016 के अंदर लगभग आप देख पाओगे कितने सिक्योरिटी फोर्सेस की जान गई थी, कितने सिविलियंस की जान गई थी, लगातार कम हुआ है। लेकिन 2021 के अंदर हमने डेटा डिस्कस ही किया था कि उसके बाद एक सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह के अंदर अंदर और भी बहुत सारे लोगों की जान गई है, ऐसा आप लोग देख सकते हो। उसमें यहाँ पर कश्मीरी पंडित भी हैं, और पंडित जो कश्मीरी पंडित हैं आज के टाइम पर आपको मालूम होगा 1990s में इन्होंने एक्सोडस किया था, लेकिन उसके बाद मतलब उनको निकाला गया था वहाँ से। मतलब वही वाली कंसर्न वाली बात वापस से इनको देखने को मिल रही है, वापस से यहाँ पर ये पंडित काफ़ी तक परेशान है, आप देख पाओगे। लेकिन इन चीज़ों को एक तरीके से रिलीफ देते हुए वहाँ पे जो कमिश्नर हैं AK पंडिता, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि देखो हम लोग आपको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग कुछ ऐसे एरियाज़ में मत जाना जो कि काफ़ी हद तक वॉलेटाइल हो, ठीक है। उस एरियाज़ में मत जाना जो कि अस्थिर हो, लेकिन बाकी सारी प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करवाने वाली है। तो कश्मीर के अंदर कुछ मतलब एरियाज़ है जो कि यहाँ पर काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया है, और कुछ नहीं है। तो इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया डेफिनेटली रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर यूपी के वॉयलेंस के बारे में चर्चा हो रही है, हम लोगों ने लगातार डिस्कस किया। जो यूपी के अंदर लखीमपुर खेरी के अंदर वॉयलेंस क्रिएट हुआ था, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट आज के टाइम पर डिससेटिस्फाई है बुरी तरह से, क्योंकि यूपी ने यहाँ पर एक तरीके से सही से स्टेप नहीं उठाए इस वॉयलेंस को लेकर, ऐसा बोला है। और इनफैक्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन साहब, इन्होंने तो बोल दिया कि जो आपकी सीरियसनेस है ये सिर्फ आपके शब्दों के अंदर है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, ऐसा यहाँ पर यूपी की सरकार को बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर एक अपडेट आप लोग कर सकते हो इस पूरे के पूरे वॉयलेंस के रिगार्डिंग। हाँ, एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल में बात करी गई है। देखो अभी आज के टाइम पर पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के टाइम पर बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड देखने को मिला, डिजिटल डिवाइड काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। देखो बहुत सारे अमीर बच्चे हैं जो कि सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, जिन्होंने लैपटॉप अफोर्ड किया, जिन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स अफोर्ड करे, उसके थ्रू उन्होंने पढ़ाई करी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक इंटरनेट के पैकेज को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं।
तो डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है इस पैंडेमिक के टाइम पर। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आप कह सकते हो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स काफ़ी पुअर हैं, वो लोग यहाँ पर लैपटॉप्स अफोर्ड नहीं कर सकते, टैबलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इंटरनेट पैकेज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग इनफैक्ट आप कह सकते हो उनके माता पिता ने क्या करा है, उनको स्कूल से निकाला है। उनको स्कूल से निकालने के बाद वो बच्चे चाइल्ड लेबर वगैरह में ज़्यादातर बढ़ते हुए नजर आए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर बढ़ते हुए नजर आए। तो डिजिटल डिवाइड यहाँ पर पैंडेमिक के टाइम पर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अब यहाँ पर कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट ये बोलता है कि जो भी स्कूल्स हैं, अब स्कूल्स वापस से खुल रहे हैं, आपको मालूम होगा स्कूल के अंदर पढ़ाई चल रही है। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ये करना है कि पैंडेमिक देखो कम हो रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, अब यहाँ पर ज़रूरत यह है कि एक एडिक्वेट कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाए। यहाँ पर जो बच्चे हैं जिनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, जिनको ज़रूरत है, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस रखा जाए, बच्चों को ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं। स्कूल यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्री में कर सकती है, उन बच्चों के लिए तो कर सकती है जो कि काफ़ी हद तक गरीब हैं। तो ये यहाँ पर फोकस रखा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि काफ़ी हद तक सही है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है इंडिया और जापान के बारे में। आपको मालूम होगा जापान के एक नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। जापान ने अपना एक 100th प्राइम मिनिस्टर भी चुन लिया है। क्या नाम है, फुमियो किशिदा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और जापान के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने मिलकर डिस्कशन किया, बातचीत करी है। लगभग फ्राइडे की इवनिंग में यहाँ पर कन्वर्सेशन हुआ था और उसके बाद यहाँ पर दोनों ने डिस्कशन किया है कि किस प्रकार से दोनों कंट्रीज़ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकती हैं। ऑब्वियस ही बात है, दो कंट्रीज बातचीत कर रही हैं, इसी को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन होता है कि किस प्रकार से बायलैटरल रिलेशंस दोनों कंट्रीज के ग्रो होते हुए नजर आए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर साथ ही साथ रिव्यू किया कि किस प्रकार से जो क्वाड है उसका कोऑपरेशन ग्रो होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो किशिदा हैं इनको इन्वाइट किया इंडिया पर कि आप एक समिट पर आ जाओ। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या ऐसा होता है ये काम। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो और क्या क्या डिस्कशन हुआ, और चाइना को लेकर इशू डिस्कस किया गया। देखो चाइना के आज के टाइम पर बहुत सारा इशू देखने को मिलेगा, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, ताइवान वाला। देखो साउथ चाइना सी के बारे में बताया गया, ताइवान का जो एयर डिफेंस जोन है वहाँ पर आज के टाइम पर चाइना एंटर कर रहा है, वहाँ पर चाइना बार बार घुसने की कोशिश कर रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे लगातार जो टेंशन्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरीके से स्टेटमेंट दिए गए वो आप देख पाओगे कि दोनों कंट्रीज़ का कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्री अपना यूनिलैटरल अटेम्प्ट दिखा रही हैं। जैसे चाइना को टारगेट करके बोला गया, अपना यहाँ पर फोर्सफुली बहुत ज़्यादा कोर्जन वगैरह दिखा रही हैं कंट्रीज़ जैसे कि चाइना। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर किशिदा, ठीक है, इन्होंने मिलकर डिस्कस किया है कुछ प्लान्स। इन्होंने बोला है कि लगभग 70वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो उनको 70 साल हो जाएंगे अगले साल। तो यहाँ पर आप कह सकते हो उसको सेलिब्रेट करेंगे। प्लस आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही हैं, प्लस उसके बाद डिजिटल हेल्थ केयर को, और आज के टाइम पर कनेक्टिविटी के ऊपर भी फोकस कर रही है दोनों कंट्रीज़। तो इसके ऊपर फोकस रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और जापान के जो रिलेशंस है काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग ये जो प्राइम मिनिस्टर देख पा रहे हो फुमियो किशिदा, ये एक आप कह सकते हो अच्छे साबित हो सकते हैं भारत के लिए, क्योंकि जो इनकी आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल शिंजो एबे से मिलती है। शिंजो एबे भी यहाँ पर पहले एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जो कि काफ़ी फेमस प्राइम मिनिस्टर थे जापान के। उसके बाद यहाँ पर योशिहिदे सुगा आए थे, अब यहाँ पर फुमियो किशिदा हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनकी काफ़ी हद तक आइडियोलॉजी शिंजो एबे साहब के साथ मिलती है, और शिंजो एबे साहब काफ़ी हद तक प्रो इंडिया थे, काफ़ी हद तक इंडिया के साथ में काफ़ी मतलब रिलेशन में डिस्कशन करते थे। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं इंडिया को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा इनकी प्रेसिडेंसी के अंडर। ये हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स लगातार कवर कर रहे हैं। अब एक आर्टिकल आता है ये वाला, ये आर्टिकल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 31 लोगों को सेलेक्ट किया गया है फॉर लेटरल एंट्री पोस्ट। लेटरल एंट्री पोस्ट क्या होती है आपको समझना पड़ेगा। ये वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, आप बिना किसी एग्जाम दिए हुए सिविल सर्विसेज के अंदर जा सकते हो, सिविल सर्विसेज जॉब्स के अंदर जा सकते हो बिना कोई सिविल सर्विस का एग्जाम दिए हुए। उस पोस्ट को बोलते हैं लेटरल एंट्री पोस्ट। अब यहाँ पर ये पोस्ट क्या है, तो आप देख पाओगे लगभग 31 लोगों को अभी सेलेक्ट किया गया है इस पोस्ट के लिए, जिसमें से 6 लोग तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। आप कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर से लोगों को उठाया बिना किसी एग्जाम के, छोटा सा एक इंटरव्यू लिया और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। उसको हम लोग लेटरल एंट्री पोस्ट बोलते हैं। अब 31 लोगों में से 6 लोग तो डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। ये आप लोगों को ध्यान देना है। एक मिनट, सॉरी गाइस।
तो सेंटर जो है फ्राइडे में एक तरीके से आप कह सकते हो इन्होंने बोला कि जो प्राइवेट सेक्टर हो गए, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए, इनमें से इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को और देखनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा लेटरल एंट्री क्या होती है। देखो, लेटरल एंट्री एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर एंट्री करवाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ और देखनी है कि ये हुआ क्या था, ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था अलग अलग तरीके से। यहाँ पर बोला गया कि देखो, अलग अलग पोस्ट के लिए लोगों को चुना जाता है। एक होता है सेक्रेटरी का पोस्ट, जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी का होता है, डायरेक्टर का पोस्ट होता है। तो इन पोस्ट के लिए यहाँ पर इन लोगों को चुना जाता है प्राइवेट सेक्टर से। क्यों चुना जाता है? इनके टैलेंट के बेसिस पर। ये लोग आएंगे, हम लोग को और अच्छा सुझाव दे सकते हैं, गवर्नमेंट के अंदर नई नई पॉलिसीज़ के ऊपर और ज़्यादा ये लोग काम कर सकते हैं। इस बेसिस पर यहाँ पर लाया जाता है। अब आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी होंगी। देखो, यहाँ पर जो लेटरल एंट्री है, ये गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होती है। ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पर 40 साल का कोई व्यक्ति है जो कि एक बड़ी सी कंपनी में काम कर रहा है, टीसीएस के अंदर एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है, चलो उसको यहाँ पर हमने इंटरव्यू के थ्रू पर अपने लेटरल एंट्री पोस्ट के तौर पर यूपीएससी के अंदर रिक्रूट किया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसको ऐसा नहीं है कि वो 60 साल तक सर्व करेगा। सिर्फ और सिर्फ उसको 3 से 5 साल का तक का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3 से 5 साल तक वो व्यक्ति सर्व कर सकता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है लेटरल एंट्री पोस्ट में। ये जो पोस्ट होती है अनरिजर्व्ड होती है, यहाँ पर कोई कोटा नहीं होता। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी किसी के लिए नहीं, सबके लिए इक्वल है। यहाँ पर ये सब अनरिजर्व्ड पोस्ट होती हैं, आपको ध्यान देना है इसके बारे में। इसका रिकमेंडेशन बहुत पहले से हो रहा है, फरवरी 2017 के अंदर यहाँ पर रिकमेंडेशन हुआ था। ये एक तरीके से लेटरल एंट्रेंट है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको चूज़ किया जाता है, और आप कह सकते हो कि अलग अलग पोस्ट पर चूज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, लेटरल एंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग नए नए फ्रेश टैलेंट को अपने अंदर लेकर आएँ, और फ्रेश टैलेंट को लेकर आएँ जो कि सरकार के लिए काम कर सकते हैं, सरकार के लिए एक बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो उस बेसिस पर यहाँ पर ये लेटरल एंट्री की पोस्टें लाई जाती हैं। ओके, यहाँ पर आप कह सकते हो इस लेटरल एंट्री की जो पोस्ट है वो रिक्वेस्ट करी गई थी 12 दिसंबर 2020 में। फिर उसके बाद फरवरी 12 2021 में यूपीएससी ने भी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी लॉन्च किया था फरवरी 2021 में। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आर्टिकल भी कवर किया था, इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने थंबनेल भी लगाया था। ठीक है, अगर हम बात करें रिस्पॉन्स की, तो लगभग मतलब कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था उसके अंदर 295 एप्लीकेशन जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आए थे, 1247 एप्लीकेशन डायरेक्टर के लिए आए थे, और 489 एप्लीकेशन डेप्यूटी सेक्रेटरी के लिए आए थे। आप कह सकते हो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन यूपीएससी ने लगभग 231 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था इंटरव्यू के लिए। उसमें से 31 कैंडिडेट को अब प्योरली निकाल लिया गया है, उनको सेलेक्ट कर लिया गया है, जिसमें से 3 तो डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाने वाले हैं, यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशन देंगे। और एक चीज़ और ध्यान देनी है, ये लेटरल एंट्री सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 साल तक देखने को मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह लेटरल एंट्री होती है। 2019 में भी ये लेटरल एंट्री हुई थी, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वहाँ पर सिर्फ लगभग 3 साल तक का टर्म रखा गया था। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये अलग अलग पोस्टें दी जाती है। एक फर्स्ट लेवल पर होती है, फर्स्ट रैंक होती है सेक्रेटरी की, सेकंड रैंक होती है एडिशनल सेक्रेटरी की, और थर्ड रैंक होती है जॉइंट सेक्रेटरी की, और जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे आते हैं डायरेक्टर। ये भी आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, यहाँ पर आपको मालूम होगा लगातार फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में चर्चा हो ही रही है, लेकिन अभी हमने देखा लखीमपुर खेरी के अंदर एक बहुत बड़ा वायलेंस क्रिएट हुआ। वहाँ पर लगभग 4 फार्मर्स के ऊपर गाड़ी चला दी गई। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखते हुए जो एसकेएम है, एसकेएम क्या है? ये है संयुक्त किसान मोर्चा। इन्होंने बोला है कि देखो, फार्मर प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। लगभग 12 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा फार्मर प्रोटेस्ट किया जाएगा, फिर 18 अक्टूबर को रेल रोको करके, फिर 24 अक्टूबर को भी और ज़्यादा यहाँ पर रैली निकाली जाएगी लखनऊ के अंदर, ये बोला गया है। और यहाँ पर बोला गया कि आपने जिसने जो है गाड़ी चलाई थी जिन 4 फार्मर्स के ऊपर, उसके खिलाफ सही से स्टेप उठाए नहीं गए हैं। यूनियन होम मिनिस्टर का लड़का था, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया है कि आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा। जो होम मिनिस्टर है अजय मिश्रा, कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर मिनिस्टर अजय मिश्रा, इनको रिमूव करो। और साथ ही साथ यहाँ पर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकालो 11 अक्टूबर तक। अदरवाइज़ यहाँ पर जो किसान भाई हैं वो काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। काफ़ी भयंकर प्रोटेस्ट अब की बार ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं, और ये सब यहाँ पर क्यों हो रहा है आपको मालूम होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वायलेंस क्रिएट हुआ है। अब किसान की मांग यह है कि देखो, जो भी आशीष मिश्रा, जो कि एक्यूज्ड आशीष मिश्रा ने यहाँ पर गाड़ी चलाई थी, ऐसा बोला जाता है कि एक तरीके से इसको अरेस्ट नहीं किया गया और बहुत सारे बहाने बनाए जा रहे हैं, तो इसको अरेस्ट करना चाहिए। प्लस उसके बाद जो होम अफेयर अजय मिश्रा साहब हैं, इनको भी यहाँ पर इनके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकाल देना चाहिए, इनको भी हटा देना चाहिए। ऐसा यहाँ पर किसान की मांग है, तो आप लोग देख सकते हो इसके बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर फार्मर्स ने बोला यह है कि देखो 12 अक्टूबर को शहीद किसान दिवस यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे किसान की जान गई है, ऐसा यहाँ पर
पर बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग को आने वाले टाइम पर ये आर्टिकल वापस से चर्चा में देखने को मिलेगा। अब वापस से न्यूज़ में आना है ही, तो इससे क्या होगा, हम लोग एक थोड़ा सा आज हमने पढ़ लिया है तो हम लोग को एक बेस क्लियर रहेगा और आने वाले टाइम पर हम लोग इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल की चर्चा हो रही है, गिलो जो है बिल्कुल सेफ है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा आयुष मिनिस्ट्री ने बोला है। यहाँ पर आप लोग दो तीन चीज़ें ध्यान रखना। गिलो को हम लोग गुडुची भी बोलते हैं, ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है तिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ठीक है, यहाँ पर इसका एक साइंटिफिक नेम है। ये एक जड़ी बूटी है जो कि आयुर्वेदा के अंदर इस्तेमाल करी जाती है, प्लस काफ़ी हद तक सेफ है। ठीक है, आप कह सकते हो कि इस जड़ी बूटी के मतलब बिल्कुल सेम दिखने वाली और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिसका नाम है तिनोस्पोरा क्रिस्पा। ये अलग है और गिलो अलग है। अब आप कह सकते हो इसकी सिमिलर दिखने वाली बहुत सारी चीज़ें आपको उसका इस्तेमाल करने से रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका एक हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन गिलो, अगर आप अच्छा गिलो इस्तेमाल कर सकते हो, ओरिजिनल गिलो इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पर काम करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसको लंबे समय से। ठीक है, फीवर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इन्फेक्शन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, डायरिया, डायबिटीज़, और आपको मालूम होगा कोविड के टाइम पर तो हमने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी काफ़ी हद तक इसका इस्तेमाल किया है, गिलो का इस्तेमाल किया है, और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपको मालूम होगा गिलो के बारे में, मतलब सभी लोगों को मालूम होगा डेफिनेटली। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि हर्ब है जिसका इस्तेमाल सबको करना चाहिए, ऐसा हमारी मिनिस्ट्री बोल रही है। तो यहाँ पर इसके बारे में एक आर्टिकल आप लोग देख सकते हो। गिलो के बारे में कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके हेल्थ बेनिफिट्स और भी, आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, अस्थमा को ट्रीट करता है, कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज़ वगैरह को ट्रीट करता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। एंजाइटी वगैरह कम होती है तो अपनी लाइफ में इसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, क्योंकि अगर इसका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर अभी हाल ही में इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। आपको मालूम होगा गिलो का अगर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा तो इससे लिवर भी डैमेज हो सकता है, अगर इसका आप कंजम्पशन ज़्यादा करते हो तो। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, आपको मालूम होगा, हमने करंट अफेयर वाले वीडियो में कवर किया था। सब आपस में इंटरलिंक कर करके पढ़ते रहो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो अमाउंट कंज्यूम करो एक लिमिटेड वे में अमाउंट कंज्यूम करो, वो एक मतलब एक जो सेफ डोज होती है उसको लेना सही रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट लगभग यहाँ पर कंडक्ट करेगा फिजिकल हियरिंग को, और एक हफ्ते में 2 बार यहाँ पर ये फिजिकल हियरिंग कंडक्ट करवाई जाएंगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। आर्टिकल में कुछ भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं अभी, तो उसके बारे में आप इसको छोड़ भी सकते हो। अभी बहुत सारे जो लॉयर एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में फिजिकल हियरिंग होगी, मतलब वहाँ पर कोर्ट के अंदर यहाँ पर सुनवाई होगी, उसके बारे में आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल को स्किप भी कर सकते हो, डोंट वरी। एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात हो रही है एयर क्वालिटी के बारे में। देखो, एयर क्वालिटी पैनल ने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किया है, इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो स्टबल बर्निंग है वो यहाँ पर अब की बार कम हो सकती है। जो पराली वगैरह जिसको जलाया जाता है, क्योंकि ठंडियों के टाइम पर स्टबल बर्निंग का इशू देखने को मिलता है। अब देखो, जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आएगा ना, इस समय स्टबल बर्निंग को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स रेगुलर बेसिस पर पब्लिश होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टबल बर्निंग ठंडियों में देखने को मिलती है, लेकिन एयर क्वालिटी पैनल अब की बार ये बोल रहा है कि स्टबल बर्निंग हम लोग को लग रहा है कि कम होगी अब की बार। ठीक है, क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ें डेटा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि अगर आप कहोगे टोटल जो पैडी एरिया है हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर और अलग अलग नेशनल कैपिटल रीजन्स के अंदर, एनसीआर के अंदर आते हैं, ठीक है, वहाँ सब में कम होगा ऐसा बोला गया है। यहाँ पर अब की बार जो नॉन बासमती वैरायटी ऑफ राइस है, ठीक है, वो भी कम होगी ऐसा यहाँ पे बोला गया है, इसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके साथ साथ बोला गया जो अब यहाँ पर आप कह सकते हो नॉन बासमती जो वैरायटी ऑफ क्रॉप है, एक काफ़ी हद तक सबसे बड़ा कंसर्न बनता रहता है स्टबल बर्निंग का, तो ये अब कम हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है स्टबल बर्निंग कम होगी। प्लस उसके बाद यहाँ पर कुछ और डेटा लिया गया हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से। यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि अब की बार जो पैडी का स्ट्रॉ जनरेशन है वो कम रहने वाला है। प्लस यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी, अगर हम ओवरऑल क्वांटिटी की बात करें तो साल 2020 के अंदर आप कह सकते हो कि जो बहुत सारे राज्य हैं, लगभग 28.4 मिलियन टन्स तक का इन्होंने जनरेशन किया था पैडी स्ट्रॉ का, लेकिन जिसको जलाया जाएगा। लेकिन अब की बार यहाँ पर बोला जा रहा है 2021 के अंदर ये गिर कर लगभग 26.21 मिलियन टन्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब की बार ये जो स्टबल बर्निंग है ये कम होती हुई नजर आएगी। नाउ क्वेश्चन ये है, ये स्टबल बर्निंग आखिरकार होती क्या है जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लस एनवायरमेंट जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टबल यहाँ पर अब इसको हम लोग पराली बोलते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो इसको स्टबल को जलाया जाता है ताकि आप कह सकते हो कि जल्द से जल्द हम लोग अपनी दूसरी क्रॉप को उगा सकें, अगली क्रॉप दूसरी लगा सकें। और यहाँ पर क्या होता है, देखो जो सर्दियों का समय आता है, सर्दी में हम लोग राबी क्रॉप लगाते हैं, तो यहाँ पर टाइम इतना होता नहीं है, तो फटाफट यहाँ पर जो भी क्रॉप है उसको जला दिया जाता है और जलाने के बाद यहाँ पर तुरंत हम लोग दूसरी क्रॉप लगा देते हैं। ये स्टबल बर्निंग में फोकस रखा जाता है। जब हम लोग जलाते हैं उस क्रॉप को, पुरानी वाली को, तो यहाँ पर मतलब क्रॉप की कटाई वटाई करने के बाद जो
छोटा छोटा नीचे से बचा रहता है उसको जला दिया जाता है। अब यहाँ पर जब उसको जलाते हैं तो उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी हैजार्डस गैसेस निकलती हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए प्लस ह्यूमन बींग्स के लिए नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, अगर पराली यहाँ पर फील्ड में रह जाती है तो यहाँ पर आप कह सकते हो उसको एक तरीके से उसमें आग लगाई जाती है, प्लस उसके बाद आप कह सकते हो कि इससे इतनी बड़ी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि दिक्कतें ये देखने को मिलती है, कभी कभी केसेस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँच जाता है। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा। अगर हम बात करें तो फार्मर्स को यहाँ पर, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ ये भी है कि अगर आप लोग ये जो छोटी छोटी परालियाँ बची पड़ी हैं जिनको आप लोग जला रहे हो, अगर आप इनकी कटाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सपेंसिव टेक्निक्स की ज़रूरत होगी, एक्सपेंसिव मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनको इतना अच्छे से अफोर्ड कर नहीं पाते हैं। इसकी वजह से एक छोटा सा मात्र सोल्यूशन यही है कि इसमें आग लगा दो। आग लगाने के बाद यहाँ पर ये सब कुछ जल जाएगा, उसके बाद अपनी दूसरी क्रॉप लगाने चालू कर दो। ठीक है, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम यही होती है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम उठती है। टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी अच्छी है नहीं, उसी के बेसिस पर ये बार बार स्टबल बर्निंग की सिचुएशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन ये है स्टबल बर्निंग के एग्जैक्टली दिक्कत क्या है, स्टबल बर्निंग से एक तरीके से आप कह सकते हो नुकसान क्या क्या होगा। पोल्यूशन सबसे पहला नुकसान होगा। अगर आप ओपन स्टबल बर्निंग करते हो तो इससे बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और उसके अंदर मीथेन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक तो होंगे, साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इसके बारे में आप लोग एक ध्यान रख सकते हो, स्टबल बर्निंग एग्जैक्टली क्या है, ये एक छोटा सा आइडिया रखना चाहिए भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, आपको मालूम होगा लगातार नोबेल प्राइजेस मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर नोबेल प्राइज मेडिसिन की कैटेगरी में दे दिया गया, फिर उसके बाद फिजिक्स की कैटेगरी में दिया गया, देन उसके बाद केमिस्ट्री की कैटेगरी में दिया गया, फिर लिटरेचर की कैटेगरी में क्या गया। इन सब नोबेल प्राइज को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आपका रिविजन हो जाएगा। नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जिन जिन फील्ड में ये नोबेल प्राइज दिया गया है उन सब लोगों के नाम लिख सकते हो, एक पॉइंट्स वाइज लिख देना इनके नाम, इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। देखो नाम तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस इनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम भी मैं सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है, यहाँ पर अब नया नोबेल प्राइज मिल चुका है, नोबेल प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ पीस। ठीक है, पीस नोबेल प्राइज दिया गया है, 2 व्यक्ति हैं जिनको ये दिया गया, और अभी एक नोबेल प्राइज और आना बाकी है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो भी आप लोगों को कल न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पीस नोबेल प्राइज है किनको दिया गया, जर्नलिस्ट बिलोंग करते हैं फिलीपींस से, रशिया से, इन्होंने यहाँ पर ये पीस नोबेल प्राइज को जीता है। ठीक है, जर्नलिस्ट कौन है, मारिया रेसा है फिलीपींस की, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ये व्यक्ति हैं दिमित्री मुरातोव, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दिमित्री मुरातोव ये रशिया के हैं, और मारिया रेसा ये एक तरीके से फिलीपींस की हैं। तो ये दोनों जर्नलिस्ट हैं, दोनों जर्नलिस्ट को यहाँ पर ये एक तरीके से पीस नोबेल प्राइज़ मिला है, ध्यान रखना इसके बारे में। अब पीस नोबेल प्राइज़ क्यों मिला है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर काफ़ी हद तक अपने कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस को प्रिवेंट किया है। देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस सभी लोगों के पास है कि अपने आप को लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इसको दबा दिया जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, जर्नलिस्ट को या फिर मीडिया को काफ़ी हद तक दबा कर रखती है, ऐसा बहुत सारे एरियाज़ में देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों ऐसे निकल कर आए हैं, ये दोनों जर्नलिस्ट ऐसे थे जिनकी वेबसाइट या जिनके एक तरीके से इन लोगों की वेबसाइट वगैरह भी है, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, प्लस यहाँ पर किसी चीज़ को सुनाया नहीं, जो भी सच्चाई है उसको दिखाया है, सरकार के खिलाफ जो भी सच्चाई है उसको दिखाया है, यहाँ पर इसके ऊपर फोकस रखा गया। हालांकि इनको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, जो भी यहाँ पर एग्जैक्टली चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है उसके बारे में दिखाया, इसी वजह से इन दोनों व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बारे में मेंशन किया गया। मिसेस रेसा है, ठीक है, जो फीमेल है, 2012 में इन्होंने एक तरीके से रैपलर को फाउंड किया था। रैपलर इनकी खुद की एक वेबसाइट है, एक न्यूज़ वेबसाइट है। ठीक है, ये हमेशा से ही फोकस रखती है एक मतलब अच्छे से आर्टिकल के ऊपर, ट्रुथ के ऊपर। और आप कह सकते हो फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटेर्टे, ठीक है, इन्होंने काफ़ी हद तक इनके साथ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। इन्होंने काफ़ी हद तक मर्डरस एंटी ड्रग कैंपेनिंग चलाया है। ठीक है, मर्डर करवाए बहुत सारे लोगों के, तो इन सब चीज़ों को इनकी न्यूज़ वेबसाइट ने एक तरीके से दिखाया। इनकी न्यूज़ वेबसाइट ने सारी ऑथेंटिक चीज़ें दिखाई हैं। हालांकि इन्होंने इनकी न्यूज़ वेबसाइट है, मतलब आप कह सकते हो ये जो जर्नलिस्ट हैं फिलीपींस के अंदर, इन्होंने यहाँ पर ये सारे आर्टिकल शो किए हैं जो कि किसी और में दम नहीं है वो शो कर सकते थे। तो इसी के बेसिस पर, इसी गट्स के बेसिस पर, इसी सच्चाई के चलने के रास्ते के बेसिस पर यहाँ पर इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये तो हमने बात करी मिसेस रेसा के बारे में, जो कि यहाँ पर एक फीमेल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मुरातोव के बारे में, जो कि मेल हैं जिनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। ये भी एक फाउंडर है। 1993 के अंदर यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट रशियन न्यूज़पेपर बनाया था उन्होंने। रशियन न्यूज़पेपर का नाम है नोवाया गैजेटा। ठीक है, ये आप कह सकते हो ये जो न्यूज़पेपर है इसके अंदर भी आप कह सकते हो सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली पब्लिश करी जाती है। मोस्ट इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है रशिया के अंदर। आपको मालूम है रशिया के अंदर पुतिन का क्या रोल है। ठीक है, जो व्लादिमीर पुतिन है वहाँ पर, तो इन व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तो कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो ये जो न्यूज़पेपर है इसने सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली दिखाने की गट्स रखे हैं। सब कुछ इंडिपेंडेंटली दिखाया है। जहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलना है बिल्कुल
पावरफुल एग्जैक्टली सारा मुद्दा दिखाया है, तो इसके बेसिस पर यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। हालांकि इनको काफ़ी हद तक दिक्कत, तो इनको हैरेस किया गया और मतलब बहुत सारी परेशानियां देखने को मिली हैं, लोग जो है अपोजिशन में इनके देखने को मिले, लेकिन फिर भी अपना काम करते रहे और सच्चाई को दिखाते रहे। इसके बेसिस पर ये नोबेल प्राइज़ दिया गया, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहाँ पर और कोई इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है और इसी आर्टिकल को आप लोग स्किप कर सकते हो। एक आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। आज का लास्ट आर्टिकल है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है, बिजनेस पेज पर आया है। यहाँ पे बात करी जा रही है जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, ठीक है। तो गोयल साहब ने यहाँ पर क्या करा है, जो इंडिया और आसियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको वापस से रीसेट करने की कोशिश करी है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोग इन ट्रेड एग्रीमेंट को वापस से ग्रो करेंगे। एक ट्रेड एग्रीमेंट बहुत पहले हुआ था ये, ठीक है, एक ट्रेड पैक्ट हुआ था, ये ऑपरेशनलाइज्ड हुआ था 2010 में, ठीक है। यहाँ पर हमने फोकस रखा था कि हम लोग आसियान कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, अच्छे से काम करें। अब यहाँ पर आप कह सकते हो इसको हम लोग वापस से लाने वाले हैं ताकि हम लोग किसी थर्ड पार्टी का जो मिसयूज़ है उसको कमज़ोर कर सकें, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाया गया, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो तीसरी पार्टी एग्जैक्टली चाइना को बोला गया, चाइना जो है काफ़ी हद तक मिसयूज़ करता है इसका, उसको रोका जा सके। चाइना क्या करता है, देखो चाइना किसी ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर है। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, तो इससे इंडिया काफ़ी हद तक घबराएगा। क्यों? क्योंकि चाइना आज के टाइम पर प्रोडक्शन इतना कर रहा है, सस्ता माल जो है धड़ाधड़ इंडिया के अंदर बेच देगा, तो इंडिया के अंदर इंपोर्टिंग ज़्यादा हो जाएगी, इंडिया एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं पाएगा, एक्सपोर्ट बहुत कम कर पाएगा, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लगा रही है, तो इससे यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी हद तक दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो यही चाइना करता है, जहाँ पर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, चाइना का रोल है, तो चाइना क्या करता है, बहुत सारा सामान दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भेज देता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लग रही हैं, कोई चार्जेस नहीं लग रही हैं, तो बहुत सारा सामान वहाँ पर भेजने की कोशिश कर देता है और उससे क्या होता है, उस कंट्री के अंदर लॉस होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वापस से रिन्यू किया गया ताकि यहाँ पर तीसरी पार्टी का जो भी यहाँ पर मिसयूज़ है उसको अवॉइड किया जा सके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ किया गया है, तो आसियान कंट्रीज़ के साथ किया गया है। आसियान क्या है इसके बारे में समझ लो, इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के सिलेबस के अंदर आपका आता है ये। आसियान कंट्रीज़ इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ओके। एक रीजनल ग्रुपिंग है जो कि यहाँ पर इसके अंदर जो भी मेंबर नेशंस है, मेंबर नेशंस में अगर आप बात करोगे तो लगभग काफ़ी सारे मेंबर कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। इस आसियान को बनाया गया था 8 अगस्त 1967 में, कहाँ पर, बैंकॉक के अंदर। ये एक आइडिया रख सकते हो, ठीक है। 10 मेंबर इसके अंदर वो कौन कौन से हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इसकी कोई ट्रिक बना सकता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना, उसको मैं पिन कर दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं चेयरमैनशिप की, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हर साल चेयरमैनशिप इनकी रोटेट होती रहती है आसियान कंट्रीज़ की, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। इन कंट्रीज के साथ इंडिया ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, आज के टाइम पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिन्यू कर रहा है ताकि चाइना का जो इन कंट्रीज़ के ऊपर एक तरीके से रोल आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग कमज़ोर कर सकें। आसियान कंट्रीज़ अपने आप में एक तरीके से एक पावरफुल ग्रुप देखने को मिलेगा, लगभग 650 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन ये लोग अपने पास में रखते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर 10 कंट्रीज़ हैं। इन 10 कंट्रीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कि दुनिया भर में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। साथ ही साथ जीडीपी के मामले में बात करें तो ये 10 कंट्रीज़ मिलकर 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। प्लस भारत एक यहाँ पर चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट का यहाँ पर ट्रेड होता है इन आसियान कंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, ठीक है। फोकस हमारा यही है कि हम लोग आसियान कंट्रीज के साथ ट्रेड को बढ़ा सकें और यहाँ पर जो भी एक तरीके से दिक्कत है जो चाइना है उसको हम लोग हटा सकें, ये मेन फोकस रखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। आज वीडियो मैंने काफ़ी तेज़ी से ख़त्म किया है, मुझे पता है ना तो काफ़ी लेट भी हो चुका था, प्लस काफ़ी मना किया गया है कि मतलब कि मैं इस स्क्रीन पर नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि मेरा मन था कि मतलब वीडियो मैं बनाकर छोड़ ही दूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हालांकि हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें लेकिन डिस्कस कर लें, कुछ ना कुछ सीख लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो एडिटोरियल है, मैंने आपको जैसा बताया जो भी आपका पेंडिंग चीज़ें रह गई वो मैं आपको संडे में सब कुछ डिस्कशन देने वाला हूँ। कल आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, कल वीडियो मैं कोशिश करूँगा और जल्दी आ सके ताकि आप लोग और जल्दी से देख सको। वीडियो कल लंबा भी हो सकता है। ट्यूसडे में हमारे 2 एडिटोरियल रह गए, प्लस उसके बाद फ्राइडे के मतलब कल के एडिटोरियल रह गए और सैटरडे के। मुझे सब कुछ याद है कौन कौन से आर्टिकल्स रह गए हैं। तो यहाँ पर आज सैटरडे है, आज का भी एडिटोरियल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कल संडे में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। संडे का वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये आर्टिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पूरा का पूरा पॉलिटी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेगा। क्वासी फेडरल सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे सुधार किया जा सकता है, प्लस बेसिक डॉक्ट्रिनल स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल ये है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो भी सिनेरियो आज के टाइम पर
पर क्रिएट हो रहा है। मैंने अभी आपको पेज नंबर 1 पे बताया था, वही आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उसके बाद एक आर्टिकल ये है, ये भी नोबेल प्राइज़ दिया गया केमिस्ट्री की कैटेगरी में, काफ़ी बार डिस्कशन कर चुका हूँ, मैं फिर से बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो अगर हम आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये वाला और ये वाला तो दो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कल मैं आपको डिस्कस करके समझा दूंगा क्या है इन आर्टिकल्स के अंदर, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना यार, मेरे को भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, इस वजह से मैं यहाँ पर सही से चीज़ें नहीं लेकर चल पा रहा हूँ। मंडे से अपना एनालिसिस वापस से वैसे ही आने लगेगा बिंदास, क्योंकि काफ़ी हद तक रिकवरी मैं देख पा रहा हूँ, पेन थोड़ा कम है, तो मंडे से हम लोग वापस से अपना उसी एनालिसिस को उसी अंदाज में कंडक्ट करवाएंगे। डेली बेसिस पर जो भी हमारा मतलब जो टू द टाइम चला करेगा, जो भी एडिटोरियल होगा उसी डे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर कल संडे का इंतजार ज़रूर करना, कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं आपसे यहाँ पर चौथी पाँचवीं बार बोल चुका हूँ, कल का वीडियो ज़रूर देखना। और कल वीडियो हो सकता है जल्दी मैं अपलोड कर दूँ और सारे आर्टिकल जितने भी पेंडिंग है वो कल कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो गाइज़ बहुत बहुत थैंक यू दिल से आप लोगों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आप लोगों ने। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।